Okay, today we are going to start our sixth chapter that is about enzyme. Enzyme ये टर्म आप छोटी क्लासेस से ही सुनते आ रहे हैं जब भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ते थे, जैसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप ये कॉन्सेप्ट एंजाइम का कॉन्सेप्ट आप सुनते ही आ रहे हैं कि एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कुछ जो हैं वो इनहिबिट भी कर रहे होते हैं, बट मोस्टली रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स को यूज किया जाता है। एंजाइम्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है सेल्स में, और एंजाइम जो है वो जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां जाके रिएक्शन स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं। कैटलिस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, हम केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट की बात करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं। लेकिन जब ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, किसी लिविंग बॉडी की बात हो रही है, तो उसे कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, कि एक लिविंग बॉडी में जो है वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सारे के सारे एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सब एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और प्रोटीन्स हमें पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अमाइनो एसिड्स के छोटे छोटे यूनिट पेप्टाइड लिंकेज के जरिए कनेक्ट होते हैं और हमें प्रोटीन्स देते हैं। 20 अमाइनो एसिड नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज करके। उन 20 अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट चेंज करके हम प्रोटीन्स बना सकते हैं। और जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, हमें पता है, हम प्रोटीन्स खाते भी हैं, वो एंजाइम तो नहीं है। सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती, बट जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन्स हैं, वो सब प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं। अब एंजाइम्स को मैंने आपको आइडिया दिया कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब ये हमें कैटलिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, इज कॉल्ड metabolism. All the biochemical reactions that are taking place in living body is called metabolism, metabolic reactions. मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में क्यों होते हैं? ताकि ग्रोथ हो, जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, मेंटेन करे अपना स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे। उस इन सारे फंक्शंस के लिए एक ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस परफॉर्म करता है। अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस टू टाइप का होता है। एक कहते हैं कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन। और सेकंड वन होता है एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शन। टू टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एक बॉडी में। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन होती है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। उस टाइप के रिएक्शंस को कहा जाता है कि वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबोलिज्म है। और जिन रिएक्शंस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके सिंथेसाइज करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल, उस टाइप के रिएक्शंस को कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबोलिज्म। क्लियर है? जब ब्रेक डाउन हो रही है तो रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और जब सिंथेसिस हो रही है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबोलिज्म। टर्म यूज होती है एनाबोलिज्म, प्रोसेस है एनाबोलिज्म। अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस में आपसे कह रही हूँ कि ब्रेक डाउन हो रही है, तो सक्रोज आपको पता है एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सक्रोज की ब्रेक डाउन के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं सक्रेज। वो सक्रेज एंजाइम सक्रोज की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है और क्या बनाता है? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। और कुछ ना कुछ हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में ही मिलती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो रही है और एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनाबॉलिक रिएक्शन में फॉर सपोज आप ग्लूकोज और सक्रोज को कंबाइन करके वापस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन करके सक्रोज बना रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनाबोलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी,
और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वही एनर्जी यूटिलाइज होती है एनाबॉलिक रिएक्शन में एज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन ब्रेकडाउन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसी एनर्जी को यूज करके एनाबॉलिक रिएक्शंस किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इन रिएक्शंस को करने के लिए एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम्स, एनाबॉलिक रिएक्शन सिंथेसिस करने के लिए भी एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं। एंजाइम्स ने बेसिकली स्पीड अप करना है, चाहे वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो चाहे वो सिंथेसिस का प्रोसेस हो। एंजाइम का फंक्शन है कि उसने कैटालिसिस करनी है, ब्रेक डाउन करना है, कैटालिसिस में से पीसेस में डिवाइड करना। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, प्रोटीन से मिलकर बने हैं। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ताकि ग्रोथ हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके, स्ट्रक्चर मेंटेन रहे बॉडी का, सेल्स का, और इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स कर सके। इन्वायरमेंट किस टाइप का है उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स कर सके। इस टाइप के सारे रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अगर सिंथेसिस हो रही है तो एनाबॉलिज्म, और अगर ब्रेकडाउन हो रही है तो कैटाबॉलिज्म। ये तो हो गई आपके मेटाबॉलिज्म की बात। मैंने आपसे कहा कि एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। आपको पता है आपके जो है वो उसमें स्टमक में प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है, कौन कर रहा है? प्रोटीएज एंजाइम कर रहा है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहा है। स्टार्च की ब्रेकडाउन हो रही है। स्टार्च की ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? अमाइलेज एंजाइम कर रहा है। लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम से जब आपका फूड गुजर है, कौन सा एंजाइम लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर रहा है? लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम है जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर रहा है। फैटी एसिड और लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है छोटे मॉलिक्यूल्स में। लिपिड एक लार्जर मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन कर रहा है कौन सा एंजाइम? लाइपेज। लाइपेज इसे तो किन मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है? इसे फैटी एसिड छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम का काम सिंथेसिस भी है, तोड़ने में भी हेल्पफुल है, बेसिकली रिएक्शन स्पीड अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिएक्शन स्पीड अप, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको बार बार सुनने को मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एक रिएक्शन होना है, फॉर सपोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर सक्रोज बनानी है, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर सक्रोज बनाना है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर सिंथेसिस हो रही है, स्मॉल मॉलिक्यूल से सिंथेसिस हो रही है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, ये रिएक्शन होना है। अब इस रिएक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। इन सबस्ट्रेट्स को, इन मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, के रिएक्शन को एक्टिवेट कर सके, कहते हैं इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हर केमिकल रिएक्शन को कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजिकल बॉडी की बात करें, लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं, चाहे आप लिविंग बॉडी से बाहर बात कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको होती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है, उसका मैं ग्राफ बना रही हूँ, ठीक हो गया, एक्स एक्सिस, ये आपका यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट था। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या होता है वो भी सुन लीजिए। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है, वो केमिकल है जिसके साथ एंजाइम कंबाइन होता है, जिसके साथ एंजाइम कंबाइन होकर रिएक्शन को स्पीड अप करता है और प्रोडक्ट बनाता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है, वो केमिकल है जिसके साथ एंजाइम ने कंबाइन होना है और
प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने से पहले एंजाइम बीच में बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बीच में क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो मिडिल स्टेट होती है जहां से कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में, वो स्टेट आती है। उसके बाद बना लेता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और इन द लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। स्टार्ट में जिस फॉर्म में एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था, इन द लास्ट आपको उसी फॉर्म में एंजाइम मिल जाता है। एंजाइम की फॉर्म में, एंजाइम के स्ट्रक्चर में, एंजाइम की प्रॉपर्टीज में, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं आती। एंजाइम जस्ट आएगा, सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक पहुंचाएगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाएगा प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, और इन द लास्ट खुद सेपरेट आउट होके चला जाएगा। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, एंजाइम में कोई चेंज नहीं आना। एंजाइम जैसा स्टार्ट में था, इन द लास्ट उसने एज इट इज वैसे ही मिल जाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम बात कर रहे थे इस ग्राफ की। यहाँ पर फॉर सपोज सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आ जाती है, इस टॉप पर आ जाती है ट्रांजिशन स्टेट। मींस एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम नहीं, ट्रांजिशन स्टेट कह लीजिए आप, फिलहाल भी एंजाइम हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आ गया रिएक्शन इस पॉइंट पर, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, जिसे डेल्टा जी स्टेरिक यानी कि प्लस प्लस 2 दफा प्लस प्लस, डेल्टा जी प्लस प्लस भी कहते हैं। ये इतनी एनर्जी चाहिए इस सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए, और ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है आपका सबस्ट्रेट। तो ट्रांजिशन स्टेट अटेन करने के लिए एक सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये एनर्जी कहलाती है, ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा जी प्लस प्लस या डेल्टा जी स्टेरिक। आप इस फिगर में देखिए कि एक मैन जो है वो इस रॉक को मूव करवा रहा है अपवर्ड, ठीक है। ये आप माउंटेन सा देख रहे हैं, इसे ऊपर तक यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इस जगह पर पहुंचाने के लिए इसे एनर्जी चाहिए। तो दैट मीन्स इस रॉक को ऊपर तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। उसके बाद अब जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। सब आपके एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा फॉर सपोज 5 मिनट्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। मींस अब इस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम भी कंबाइन हो गया, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम भी कंबाइन हो गया है। अब क्या होगा, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक आ जाएगी, ये देखिए यहाँ आ जाएगी। मींस इतनी कम हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ देख रहे हैं आप। तो 5 मिनट में जो ट्रांजिशन स्टेट अटेन हो रही थी, अब वो समझे 1 मिनट में हो गई है। तो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम मिलकर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। रिएक्शन को स्टार्ट करने की, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे कम कर दिया। 5 मिनट में हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम ने कम किया, अब वो रिएक्शन 1 मिनट में हो रहा है। तो बेसिकली एंजाइम्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए या तो वो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करवा देंगे कि सबस्ट्रेट की शेप चेंज हो जाए और उस शेप में कन्वर्ट हो जाए जिसमें रिएक्शन जल्दी हो जाए, या खुद सबस्ट्रेट के साथ मिलकर आगे मूव करेगा और ट्रांजिशन स्टेट जल्दी से अटेन कर लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। कोई भी कंडीशन हो सकती है, या सबस्ट्रेट पर इफेक्ट करे कि सबस्ट्रेट की शेप को ऑल्टर कर दे, या इटसेल्फ जो है वो एनर्जी को कम कर दे, जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है सबस्ट्रेट उसे कम करवा दे। इस तरीके से वो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं एंजाइम्स। सबस्ट्रेट नहीं भूलना, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है, वो केमिकल है जिसके साथ एंजाइम ने मिलकर रिएक्शन को स्पीड अप करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है। सबस्ट्रेट
यानी कि रिएक्टेंट, आप जब केमिस्ट्री में बात करते थे रिएक्टेंट कहते थे ना, तो सबस्ट्रेट बायो में जब हम बात कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट इज अ रिएक्टेंट। तो एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट उस रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और उस सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच्ड फॉर्म में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट हो जाएंगे और एंजाइम जैसे स्टार्ट में अटैच हुआ था एज इट इज इन द लास्ट वैसे ही रिमूव हो जाएगा। ये तो एंजाइम के बारे में आपको एक इंट्रो मिल गया कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है, बायो कैटलिस्ट होता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होते हैं उनकी रेगुलेशन बेसिकली कैटलिस्ट एंजाइम्स की वजह से हो रही है। तो स्पीड अप कर रहा है, मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है, एंजाइम सेपरेट हो रहा है और एंजाइम इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, उसे अपने ही ज़रूरत किसी के साथ मिलने की, अब क्योंकि उसका काम ख़त्म। ठीक है, जब एंजाइम की फॉर्मेशन तभी होती है जब एक रिएक्शन को नीड है। जिस टाइम पे रिएक्शन को नीड है कि अब एंजाइम चाहिए, उस टाइम पे एंजाइम्स की सेल्स में फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज। आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चेंजेस कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज। मेटाबॉलिज्म इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स चेंज। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। वैसे मोस्टली करेक्टरिस्टिक्स हमने इंट्रो में ही डिस्कस कर लिए हैं, पर फिर भी देख लेते हैं और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। हम एक्टिव साइट की बात करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है। नेक्स्ट आइए जी, ये आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ है एज इट इज एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिलता है तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहे हैं, ये कम हो गई है। ठीक है, पहले यहाँ तक थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये इतनी कम हो गई है। जब एंजाइम कंबाइन होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। ठीक है, एक और बात, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। आपकी बुक पे नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है 108 पर इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा। इंट्रा सेलुलर मीन्स वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज वगैरह की ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस आपके सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो आउटसाइड द सेल रिएक्शन करते हैं, जैसे कि स्टमक इटसेल्फ एक ऑर्गन है, आपको पता है। वो जो ऑर्गन है स्टमक, वो इटसेल्फ तो सेल से बना हुआ है, लेकिन बीच में तो स्पेस है, यहाँ तो फूड आ रहा है, तो दैट मीन्स सेल से बाहर इस फूड पर अब जो एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहलाते हैं। क्लियर, स्टमक में पेप्सिन रिलीज होता है, आपको पता है स्टमक में पेप्सिन और HCl फूड पर गिरता है और उसके बाद फूड की ब्रेकडाउन होती है, एसिड भी आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो जो पेप्सिन है वो एंजाइम है, उसने ब्रेकडाउन के प्रोसेस को इंक्रीज करना है, ब्रेकडाउन फूड की ब्रेकडाउन को कैटलाइज करना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो सेल्स के बाहर अपना वर्क कर रहे हैं और इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो जो सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एक साइंटिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेल्म कोहान। इन्होंने हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं एंजाइम के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन्स। अभी हमने बात की एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से। 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 नेचुरल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये डिफरेंट सीक्वेंस से एक चेन में अगर आप 20 पर्ल्स को डिफरेंट तरीके से अटैच करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ना। आप कोई 20 मोती ले लें और आप उससे कोई चेन बनाना चाहते हैं या आप उससे कोई ब्रेसलेट, उन 20 पर्ल्स की आप डिफरेंट अरेंजमेंट रखें तो डिफरेंट टाइप के जो है ब्रेसलेट्स बन जाएंगे। ऐसा ही प्रोटीन्स में है। ये 20 अमाइनो एसिड इस सीक्वेंस से अटैच होते हैं कि कभी 3 एक जैसे साथ में लग गए, फिर 2 अलग, फिर एक अलग, यानी कि 20 मोती समझ लें, वो अलग अलग तरीके से अटैच होकर इन प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसलिए हमें मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो इन 20 अमाइनो एसिड से
मिल जाती हैं। हमने बात की कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के बाद ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। मिलियंस ऑफ टाइम्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। जब रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंट में हो रहा है तो रेट जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम इंक्रीज कर जाता है, मिलियंस ऑफ टाइम इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। जब रिएक्शन इसकी एंजाइम की एब्सेंस में हो रहा है तो रिएक्शन का रेट कम होता है, जैसे ही एंजाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। एंजाइम्स प्रोटीन है, प्रोटीन्स भी तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में सीधा ही स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रैंड होता है, जैसे एक स्ट्रैंड जैसा सीधा स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में थोड़ी सी कॉइलिंग हो गई, ठीक है। टर्शरी में बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है। प्रोटीन्स बेसिकली टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स टर्शरी इतनी ज्यादा कॉइलिंग होती है। ये आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं एंजाइम का, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स होती हैं। क्लियर है? चेन तो प्रोटीन की है, ये प्रोटीन की चेन हो गई। इस प्रोटीन की चेन की बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं, टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स में। टर्शरी प्रोटीन्स मीन कि बहुत ज्यादा कॉइलिंग्स होती है, कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। क्लियर है? 3 डायमेंशन सा मॉलिक्यूल बन जाता है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, कॉइलिंग होती है उसके स्ट्रैंड्स के बीच में। हमने बात की पहला कि एंजाइम प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं। सेकंड हमने बात की कि रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। जी, हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम वर्क करता है। फॉर सपोज आपका ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन हो रहा है तो उसका एंजाइम फॉर सपोज इस तरह का है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में इस टाइप का है। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है तो फॉर सपोज एंजाइम इस टाइप का है, ठीक हो गया। रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है तो फॉर सपोज एंजाइम इस टाइप का है। सो दैट मीन्स एंजाइम हर टाइप के रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। आपका ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, जिस टाइप का मर्जी रिएक्शन हो रहा है, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है। जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में काम कर रहा है उसी शेप का एंजाइम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि एंजाइम्स की शेप्स डिफरेंट होती हैं। ऑक्सीडेशन में काम करने वाले एंजाइम की शेप डिफरेंट है और जो ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम काम कर रहा है उसकी शेप डिफरेंट होती है। तो स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन। हर टाइप के रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम काम कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम में 2 टाइप की, बेटा मैं लास्ट में क्वेश्चन लेती हूँ। एंजाइम में 2 साइड्स होती हैं, एक ये एंजाइम है, ठीक हो गया। ये जो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है, फॉर सपोज ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट की शेप भी वैसे ही होगी कि वो एक्टिव साइट पर अटैच हो सके। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट इस तरह का हो और वो इस एंजाइम पर जाकर अटैच हो जाए, नो। सबस्ट्रेट और एंजाइम की मैच करने वाली साइट्स एक दूसरे से मिलती हैं, तभी स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता, और हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के साथ, ये वाला सबस्ट्रेट इस एंजाइम से नहीं अटैच हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स हर एंजाइम और हर सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट से बाउंड करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने कहा एंजाइम, अब एंजाइम की हर साइड से रिएक्शन नहीं होना। एंजाइम की कोई स्पेसिफिक साइड होती है जहां से सबस्ट्रेट ने मिलना है और उस स्पेसिफिक साइड ने रिएक्शन को इंक्रीज करना है, रिएक्शन को स्पीड अप करना है। अब ये सबस्ट्रेट भी उसी शेप का होगा, ठीक है। इसने यहाँ आकर इस साइड पर अटैच होना है एंजाइम की, ये एंजाइम है। तो ये जो साइड है जहां से सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, इस साइड को कहते हैं एक्टिव साइड। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। जिस साइड से सबस्ट्रेट अटैच होता है उस साइड को कहते हैं एक्टिव साइट, और जो अपोजिट साइड होती है जहां से अटैचमेंट नहीं होती उस साइड को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ये बात याद रखनी है, एंजाइम में 2 साइड्स होती हैं, जिस साइड से सबस्ट्रेट अटैच होता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं, और जिस साइड से सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता उस साइड को कहते हैं एलोस्टेरिक
साइट। पहले हमने बात की प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स स्पीड अप कर देते हैं। थर्ड हमने बात की कि स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक होता है, हर एंजाइम हर रिएक्शन में काम नहीं करता, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ने ही वर्क करना है। फोर्थ हमने बात की कि उसमें एक्टिव साइड होती है। एक्टिव साइड वो होती है जहां से सबस्ट्रेट अटैच होता है और रिएक्शन स्पीड अप होता है। सबस्ट्रेट जिस साइड से बाइंड करता है उस साइड को कहते हैं एक्टिव साइड, और जिस साइड से बाउंडिंग नहीं होती उस साइड को कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स जो हैं एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स एक्टिविटी इटसेल्फ रेगुलेट होती है बाय इनहिबिटर और एक्टिवेटर, या इनहिबिट हो सकती है या एक्टिवेट हो सकती है। एंजाइम इटसेल्फ क्या कर रहा है, या तो रिएक्शन को एनहांस कर रहा है या तो रिएक्शन को स्लो डाउन करवा रहा है। मोस्टली हम कहते हैं कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कैटालिस्ट एंजाइम्स यूज कर रहे हैं। एंजाइम्स की प्रोडक्शन या तो खत्म हो रही है या तो इनहांस हो रही है, ठीक है। या तो एंजाइम की प्रोडक्शन फिनिश हो जाएगी, सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंजाइम की टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा, या एंजाइम की प्रोडक्शन हो। एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट दो चीजें करती हैं, एंजाइम ने या इनहेंस होना है या टूट जाना है सेल के अंदर। एंजाइम की अपनी एक्टिविटी को दो चीजें कंट्रोल कर रही हैं। वो दो कौन सी चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं, उनकी बात करते हैं। एक इनहिबिटर्स और सेकंड वन एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर और एक्टिवेटर टर्म से ही आपको समझ आ रही है कि इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेंगे और एक्टिवेटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये दोनों चीजें एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं। इनहिबिटर्स ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स इटसेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं एंजाइम के। फॉर सपोज ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइड हो गई। एंजाइम के पास और भी बहुत सारी एलोस्टेरिक साइड्स है ना, एक तो एक्टिव साइड है, उसके अलावा भी साइड्स होती हैं। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, फॉर सपोज यहाँ पर आकर कोई इनहिबिटर लग गया। इनहिबिटर्स भी दो तरह के होते हैं। हमने बात की एंजाइम की एक्टिविटी को दो चीजें कंट्रोल कर रही हैं, एक इनहिबिटर और एक एक्टिवेटर। इनहिबिटर इटसेल्फ टू टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड सेकंड वन इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स टू टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो एक्टिव साइट पर आके लग जाते हैं। फॉर सपोज ये इनहिबिटर है, अब ये आकर एक्टिव साइट पर लग गया है, तो जब इनहिबिटर एक्टिव साइट पर लग जाएगा, यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट कैसे अटैच होगा, तो सबस्ट्रेट नहीं अटैच होगा तो रिएक्शन इनहिबिट हो गया, फास्ट नहीं हो रहा रिएक्शन, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम कंबाइन करके प्रोडक्ट नहीं बना रहा, रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट पर कौन लग गया है, इनहिबिटर। क्लियर है। तो इस टाइप के इनहिबिटर जो एक्टिव साइट पर लग जाते हैं उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सेकंड टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। मैंने आपको बताया एंजाइम में टू साइड्स होती हैं, एक साइड एक्टिव साइड कहलाती है, उसकी जो अपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं कि वो एलोस्टेरिक साइड है। तो एलोस्टेरिक साइड पर आकर कोई इनहिबिटर लग जाए, ये एलोस्टेरिक साइड है, ये एलोस्टेरिक। अब यहाँ पर आके कोई इनहिबिटर लग गया, ये इस तरीके से इनहिबिटर लगकर एक्टिव साइट को कवर कर लेता है, इस तरीके से। एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स वो होते हैं कि एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ और एक्टिव साइट को कवर कर लेते हैं। ये बात समझ आएगी। अब एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो जो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर लगे और एक्टिव साइट को कवर कर ले, और दूसरे कैसे होते हैं वो भी आपको बताते हैं। हमने कहा दो चीजें एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रही हैं, एक आ गई इनहिबिटर और सेकंड वन एक्टिवेटर्स, ठीक है। फिर हम बात करें इनहिबिटर्स टू टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक। कॉम्पिटिटिव वो जो एक्टिव साइट पर लग जाएं, और एलोस्टेरिक वो जो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर लग जाएं और कवर कर लें एक्टिव साइट को। अब एलोस्टेरिक में मैंने कहा दो तरह के होते हैं, एक जो एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाए और एक्टिव साइट को कवर कर ले, और दूसरे वो होते हैं, फॉर सपोज यही हम एग्जांपल सेम एंजाइम की ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है।
जी। दूसरा, एक तो हमने कहा कि वो हैं जो एलोस्टेरिक साइट पर लगेंगे और एक्टिव को कवर कर, दूसरे वो होते हैं जो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर लगते हैं। फॉर सपोज ये इनहिबिटर है, एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच हुआ, एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देता है। एक्टिव साइट इस तरीके से है तो फॉर सपोज इसे ऐसा बना दे, ऐसा कर दे, यहाँ तक कर दे, ये कवर कर दे एरिया, तो शेप चेंज हो गई। एक्टिव साइट की शेप चेंज कर दे, यानी कि इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर लगकर एक्टिव साइट की शेप चेंज कर दे। एलोस्टेरिक इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर एक दूसरी तरह के भी होते हैं कि एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो और उसका कुछ पोर्शन कवर कर ले एक्टिव साइट को। क्लियर है? ये अब हम इनहिबिटर की बात कर रहे थे। एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो इन्हेंस कर देते हैं, जैसे कि ये कोई एंजाइम है, ठीक है, इसकी शेप इस तरह है लेकिन सबस्ट्रेट की शेप थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा बड़ा है फॉर सपोज, तो इसको एक्टिवेट करना है कि ये भी अपनी शेप थोड़ी सी मोल्ड कर ले, बड़ा कर ले। तो एक्टिवेटर्स बेसिकली हेल्प आउट करते हैं इस एंजाइम को कि ये अपनी शेप थोड़ी सी मोल्ड कर ले, थोड़ी सी मोल्डिंग ले आए अपने आप में भी, कि थोड़ा सा सबस्ट्रेट के जैसा हो जाए और सबस्ट्रेट को अपने साथ कंबाइन कर ले। तो एक्टिवेटर्स बेसिकली हेल्प करते हैं कि एंजाइम थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट के लिहाज से मोल्ड हो जाए, ठीक है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सके। अब हमने ये बात की एंजाइम की एक्टिविटी को, दो चीजें रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पर कि नेक्स्ट एंजाइम का क्या करेक्टर है। एंजाइम्स जो होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिन्हें किसी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं, वो अपना काम खुद ब खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस वगैरह चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनसे अकेले कुछ नहीं होता, उन्हें कोई ब्रिजिंग के लिए, कोई ब्रिज बने उनके और सबस्ट्रेट, जैसे ये एंजाइम है, इसको चाहिए कि मेरे और सबस्ट्रेट के बीच में कोई सिग्नल बने, कोई ब्रिज बने ताकि सबस्ट्रेट अटैच हो सके, ठीक है। ये सपोज सबस्ट्रेट है, ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है, तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिजिंग का काम करे, कोई बीच में हेल्प आउट करे, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। जो हेल्प आउट करता है, जो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर हेल्प आउट करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट को अटैच होने में। ठीक हो गया। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं बेसिकली ये नॉन प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होती, या आयंस होते हैं या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोफैक्टर्स आयंस होते हैं या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये चाहिए होते हैं एंजाइम को ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ब्रिजिंग का काम करे, इन्हें अटैच करवाए, ठीक है। नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक हमें पता है, इनऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड की टर्म से आपको समझ आना चाहिए। आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जितने भी जो कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। याद है आपको पिछले चैप्टर 4 में हमने केमिस्ट्री के पढ़ा था, ठीक है। इनऑर्गेनिक वो हो गए जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं अटेन करते, जैसे मेटल आयंस हैं, ये इनऑर्गेनिक है, मेटल के आयंस, ठीक हो गया। तो कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक कौन से हो गए? जैसे कि फ्लेविन हो गया, हीम हो गई, आपकी हीमोग्लोबिन में हीम होती है तो इसमें फ्लेविन आ गई, विटामिन, हीम आ गई, हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से हीम आ गया जिसमें आयरन होता है, ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिक भी होते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी। क्लियर है? कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड हो जाए एंजाइम से, कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, नॉट इनऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक टाइटली बाउंड हो जाए, टाइटली बाउंड हो जाए एंजाइम के साथ। किसके साथ? एंजाइम के साथ टाइटली। ये बात नहीं भूलनी कि जब टाइटली बाउंड होता है कोफैक्टर एंजाइम के साथ तो उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप।
क्लियर। अगर कोफैक्टर एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंबाइन करने में हेल्प आउट करते हैं, ब्रिजिंग का काम करते हैं। कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, अगर वो टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ तो उन्हें कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर लूजली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड नहीं होते कोफैक्टर एंजाइम के साथ, लूजली बाउंड होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है को एंजाइम्स। क्या कहा जाता है? को एंजाइम्स। ये बात याद रखिएगा कि जब कोफैक्टर ऑर्गेनिक वाले कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएं तो हम उस ग्रुप को कहते हैं कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और अगर लूजली बाउंड हो, टाइटली बाउंड ना हो, जस्ट लूजली बाउंड होकर हेल्प आउट कर दें एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंबाइन होने में, तो उन्हें कहा जाता है कि वो कोएंजाइम है। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक केमिकल ग्रुप्स है ना बेसिकली, आपको पता है एंजाइम्स जो है केमिकल ग्रुप्स हैं, केमिकल्स हैं। एंजाइम इटसेल्फ केमिकल्स हैं, सबस्ट्रेट इटसेल्फ केमिकल्स हैं। तो कोएंजाइम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल ये आपके एंजाइम के साथ कोई